हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैप्टर 5 में। हमारी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एनआईएसएम की जो 5A की सीरीज चल रही है उसमें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 5। अगर आपने अभी तक हमारे 4 चैप्टर जो पहले हुए वो अगर देखे नहीं तो आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटली समझ सकते हो। नहीं तो अगर आपका स्टडी हो चुका है और आप चैप्टर 5 से अगर स्टार्ट करने वाले हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। पूरा का पूरी सीरीज हम ये प्रैक्टिकल बनाने वाले। चैप्टर 5 अभी हमारा चल रहा है और आगे भी पूरी सीरीज हमारे चैनल पे होगी, तो आप वो पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हो। ओके, तो हमारा जो चैप्टर 5 है उसमें हम क्या देखेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, तो स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से सेबी के हिसाब से, एमपी के हिसाब से, और नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन से है वो सब हम देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड स्कीम जब भी कोई डिक्लेयर होती है तब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वॉलेंटरीली कंपनी वो डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड एमपी के साथ कर देती है। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन से वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा एसआईडी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होते हैं। देन हमारा आता है एसएआई, स्कीम ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एएमसी है उसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होती है। उसके बाद केआईएम हमारा आता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये पूरा का पूरा एसआईडी बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाता है, जिसमें जो ओवरऑल लुक जो आपको होता है पूरे फंड के हिसाब से वो आप इसमें देख सकते हो। ओके, और अदर मैंडेटरी फॉर्म्स कौन से होते हैं एएमसी के लिए वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। और नॉन मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी सब डॉक्यूमेंट अब हम इस वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट मतलब क्या कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी जिसे कहा जाता है, कंटेन्स डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। इस स्कीम में मतलब एसआईडी जो होता है, एसआईडी में स्कीम के पर्टिकुलर कंप्लीट डॉक्यूमेंट ये होता है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये एक होता है जिसमें कि एएमसी के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ट्रस्टी कौन है, स्पॉन्सर्स कौन है, ये बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कितने म्यूचुअल फंड कंपनी और बाकी की चला रही है, सब इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है। और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो होता है ये प्रोवाइड की फैक्ट्स ऑफ द स्कीम इन द ब्रीफ एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेबी ने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से ये आपको हर 6 महीने में ये की मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट आपको जो भी की इंफॉर्मेशन होती है ये प्रोवाइड करता है। ओके, अ सिंगल एसएआई मतलब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन is relevant for all schemes offered by a mutual fund. In practice, SID and SAI are two separate documents. Through legally, SAI is a part of SID. तो इसका मतलब समझिए कि SAI जो है ये पार्ट ऑफ SID है। ओके, मतलब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इसका ही एक पार्ट है, हम कह सकते हैं SIAI। बट ये जो है ये भी एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है उन्हें ये भी डॉक्यूमेंट एक बनाना होता है। ओके, तो ये यहाँ तक हम समझ गए। उसके बाद प्रिस्क्राइब बाय सेबी, तो बोथ एसआईडी एंड एसएआई आर प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्मेट प्रेजेंटेड बाय सेबी एंड सबमिटेड टू सेबी। मतलब सेबी के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही हमें एसआईडी और एसएआई ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारी एएमसी होती है उन्हें बनाने होते हैं। उसके बाद सेबी का क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। सेबी डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव, इट गिव्स अ ऑब्जर्वेशन। मतलब सेबी कभी भी ये डॉक्यूमेंट को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करती, लेकिन कभी भी आप ये डॉक्यूमेंट अगर म्यूचुअल फंड की या एएमसी की वेबसाइट पे देख रहे हो तो वहां पे आपको दिखना चाहिए। वेरीफाई सेबी करती है तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बाय सेबी होना चाहिए। तो सेबी अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करती, लेकिन वेरीफाई इन डॉक्यूमेंट्स को करती है। ओके, उसके बाद ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। ड्राफ्ट एसआईडी एसएआई आर पब्लिक एंड अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। ओके, तो सेबी की जो वेबसाइट है यहाँ पे इन दोनों का ड्राफ्ट आपको अवेलेबल होगा और एएमसी की जो वेबसाइट होती है वहां पे भी ये ड्राफ्ट अवेलेबल होता है। और एमपी की जो वेबसाइट होती है, एमपी की वेबसाइट पे भी आप ये ड्राफ्ट ऑनलाइन देख सकते हो। तो सेबी की कौन सी वेबसाइट है, sebi.government.in पे आप देख सकते हो। और फाइनल जब सेबी अप्रूव कर देती है उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको एमपी इंडिया की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो। और वहां पे आपको सिर्फ ये देखना है कि सेबी ने ये डॉक्यूमेंट अप्रूव किया हुआ है या नहीं। ओके, एवरी म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स दिस डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आपके पास, अगर आप भी फ्यूचर में अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो कोई भी अगर आपके पास आता है और एसआईडी और एसआई मांगता है तो आपको कहां पे जाना है, तो आपको एमपी की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप इजीली ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको क्लाइंट को भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ये डॉक्यूमेंट उन्हें दे सकते हो। ओके, तो उसके बाद फॉर इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट टू नो, तो इन्वेस्टर को क्या क्या चीजें हैं जो
कि इंपॉर्टेंट है, जो कि उनको पता होनी चाहिए। तो कैवेट एम्पायर मतलब कि इन्वेस्टर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपको पता होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड की जब आप ऐड देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, उसके बाद आता है कि रीड द ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब क्या, वो आपको 2 डॉक्यूमेंट रीड करने को बोलते हैं। कौन से फिर हमारा SID और SAI। ओके, ये 2 डॉक्यूमेंट्स रीड करो, ऐसा वो कहते हैं कि रीड द ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब ये 2 डॉक्यूमेंट्स केयरफुली आप रीड करो, ताकि इनमें म्यूचुअल फंड ने जो भी आप स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन और बाकी सब क्या क्या चीजें दी होती है, ये सब हम आगे अब देखेंगे। ओके, उसके बाद लीगल एक्सेप्टेंस। जब अगर मान लो आपने इस डॉक्यूमेंट्स को अब साइन कर देते हो, जब भी आप इन डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड किए हुए हैं। अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा एलिगेंस होता है जिसमें अगर आपने डॉक्यूमेंट साइन किया है और आप कहोगे कि मैंने तो ये माना नहीं था, तो ये आपको एज अ इन्वेस्टर नेसेसिटी बन जाती है कि आप ये ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली रीड करो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्कीम। ओके, तो नो फ्यूचर क्लेम, आप फ्यूचर क्लेम नहीं कर सकते जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट में है। अगर आपने वो साइन कर दिया तो इसका मतलब आप वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हो। ओके, और सुटेबिलिटी मैटर्स, सुटेबिलिटी मैटर्स मतलब अगर आपको वो म्यूचुअल फंड या स्कीम सुटेबल है तभी उसमें इन्वेस्ट करो, तो उसके रिलेटेड भी है किनके लिए सुटेबल है किसके नहीं, ये सब हमें SID में दिया हुआ होता है। ओके, ठीक है यहां तक। ओके, तो SID का हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट SID जो होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड की डॉक्यूमेंट, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है SID का, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो SID एंड SAR प्राइमरली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो भी नया इन्वेस्टर कोई आ रहा है उसके लिए, और जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके लिए ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जहां से आप म्यूचुअल फंड की प्राइमरी लेवल पे सब कुछ जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो। उसके बाद दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज फॉर इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए सब प्रॉपर लैंग्वेज में इस डॉक्यूमेंट में दिया जाता है, जो कि सेबी के नॉर्म से कि सिंपल लैंग्वेज में ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद होता है यूनिट्स ऑफ द स्कीम आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी आपको यूनिट ऑफ स्कीम ऑफर की जाती है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको वो यूनिट ऑफ स्कीम ऑफर की जाती है। ओके, बाय साइनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम मेकिंग अ पेमेंट इन्वेस्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर। मतलब क्या, आपने वो सब डॉक्यूमेंट्स रीड किए, ये एग्जाम किया जाता है बाय साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट्स। अब EKYC होता है, तो EKYC भी आप करते हो, इसका मतलब आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट करने के लिए वहां पे रेडी हो। ओके, उसके बाद बाय इशूइंग यूनिट्स द म्यूचुअल फंड कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको जब इशू हो जाता है, जो यूनिट है, आपने मान लो 2 यूनिट बाय करे किसी भी म्यूचुअल फंड के, जब आपको वो यूनिट इश्यू हो जाता है, इसका मतलब आपका वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, आपने साइन किया, उसके बाद आपने पेमेंट किया और आपको वो जो यूनिट था वो मिल गया। इसका मतलब कि आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे पूरा हुआ। ओके, दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर्म आर द बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर एंड फंड। मतलब इन्वेस्टर और फंड के बीच का ये एक रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, जो कि ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो SID जो होता है हमारा, SID पूरा का पूरा सेबी के जो नाम से उसके हिसाब से होना चाहिए। द SID सेट्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम्स प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। उसके बाद क्या क्या उसमें मतलब मटेरियल चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो बाकी का उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, और बाकी सब जो भी चीज़ें होती है, स्कीम का डाइवर्सिफिकेशन कहाँ पे है, रिस्क कितना स्कीम ले रही है, रिस्कोमीटर होता है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो ये सबका सब इंफॉर्मेशन SID में आपको इंक्लूड होता है। ओके, तो SID का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। ये सब बुक में दिया हुआ है, तो मैं आपको ये पूरा प्रॉपरली आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ओके, तो नेम ऑफ द स्कीम का नेम क्या है वो ऊपर आपको कवर पेज पे दिख जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कीम, कौन सी स्कीम है, इक्विटी है, डेप्थ है, हाइब्रिड है, वो आपको दिख जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ यूनिट, मतलब फेस वैल्यू का है हर एक यूनिट की, ये वो ऊपर आपको दिख जाएगा। NFO का डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, ये आपको दिख जाएगा। ओके, अगर वो स्कीम का अगर रीओपनिंग होने वाला है तो वो रीओपनिंग डेट कौन सी होगी ये भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। नेम ऑफ म्यूचुअल फंड और AMC ट्रस्टी के नेम जो भी होंगे वहाँ पे, बाकी वो सब रिलेटेड चीजें आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ओके, उसके बाद अगर कंटेंट देखे, टेबल कंटेंट रहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, उसमें हाईलाइट्स रहते हैं, इंट्रोडक्शन रहता है, रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद नेम एंड टाइप ऑफ स्कीम और बाकी ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है। यूनिट्स एंड ऑफर, फीस एंड एक्सपेंसेस कितने होंगे आपको ये उसमें इंक्लूड होता है। राइट्स ऑफ अ यूनिट होल्डर, आपके राइट्स कौन से है ये भी वहां पे इंक्लूड होता है। उसके बाद जनरल यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन एंड पेनल्टीज एंड लेट
लिटिगेशन होते हैं, अगर आप अगर एग्जिट करते हो जल्दी तो आपको कौन सी पेनल्टीज या कुछ अगर इलीगल होता है तो वहां पे कौन सी पेनल्टीज या लिटिगेशन जो भी होते हैं वो सब वहां पे दिया जाता है प्रॉपरली। ओके, उसके बाद स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो एलिजिबल इन्वेस्टर जो है उन सब ने वो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़े हो, यही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ये सब ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और बाकी सब चीजें, यही सेबी का इसके पीछे का जो भी मोटो है वो वही है। ओके, उसके बाद स्कीम की सुटेबिलिटी आपको चेक करनी है कि वो आपके फाइनेंशियल नीड फुलफिल कर रही है या नहीं, वो वहां पे दिया होता है कि ये किस किस इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है। उसकी रिस्क आपको देखनी है, रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंसेस आपको देखने हैं। यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब कितना डेविएट वो अपने रिटर्न से कर रहा है, वो सब आगे हम देखेंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट होराइजन वहां पे दिया होता है और अदर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस अगर कुछ भी होते हैं तो वो सब वहां पे मेंशन होता है, वो आपको प्रॉपरली चेक करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ओके, तो रिस्कोमीटर होता है, ये रिस्कोमीटर का भी आगे पूरा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये रिस्कोमीटर आपको पता होगा अगर यहाँ पे अगर बार है तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये रिस्क थोड़ा सा इन दोनों बार में ज्यादा रिस्क होता है और इधर डेब्ट फंड या वो आते हैं, मतलब यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है और हाइब्रिड फंड यहाँ पे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हमारा नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड्स है वो यहाँ पे होते हैं, ताकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, तो रिस्क एंड द स्कीम, रिस्क रिलेटेड जो भी फैक्टर होते हैं वो आपको देख लेने चाहिए कि रिस्कोमीटर क्या बता रहा है, इस स्कीम में रिस्क ज्यादा है कम है, डेब्ट फंड होगा तो रिस्क कम होगा, अगर इक्विटी फंड होगा तो वहां पे आपका रिस्क वहां पे ज्यादा होगा। तो टाइप ऑफ स्कीम कौन सी है, इक्विटी स्कीम है, डेब्ट स्कीम है, हाइब्रिड स्कीम है, ईटीएफ ओरिएंटेड है, इंटरवल है, क्लोज एंडेड फंड है, ओपन एंडर फंड है, इंटरवल फंड है, ये वो सब वहां पे दिया होता है। इंटरवल फंड क्या होता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्या होता है, ये सब हमने सेकेंड चैप्टर में पूरा का पूरा, थर्ड चैप्टर में सॉरी, पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहां पे जाके वो देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किन किन के लिए सुटेबल स्कीम है वो सब यहाँ पे दिया होता है। उसके बाद एसेट एलोकेशन पैटर्न की कहाँ कहाँ पे आपका एसेट एलोकेट किया जा रहा है, कितना परसेंट मनी आपका इक्विटी में जा रहा है, कितना डेप्थ में जा रहा है, कितना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अगर वहां पे ऑप्शन है तो वहां पे जा रहा है, ये सब वहां पे एसेट एलोकेशन दिया हुआ होता है। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अगर ईएसजी फंड हुआ मान लो तो ईएसजी का जैसे हमने देखा था एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ही जो होते हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट होना चाहिए, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन उस फंड में है तो वो भी वहाँ पे सब कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर की कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की गई है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर क्या है उस पूरा फंड का, वो सब का सब आपको एसआईडी में, एसआईडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप ये सब मिल जाएगा। ओके, अब बाइंग ऑफ यूनिट्स ऑफ अ स्कीम फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, जब भी आप ये म्यूचुअल फंड से ये बाय करते हो तो तब आपको ये रीड करना जरूरी है, और जब आप बाइंग करते हो वो साइन जब डॉक्यूमेंट करते हो इसका मतलब आपने वो पूरा का पूरा एसआईडी और एसीआई पढ़ लिया है, यही वहां पे एजम्पशन होता है। तो बाइंग जब होता है तो टाइप्स ऑफ स्कीम, अलग अलग टाइप की स्कीम होती है, जैसे कि हमने देखा था ओपन एंडेड स्कीम, ओपन एंडेड मतलब कब भी आप म्यूचुअल फंड के यहाँ से जाके बाइंग और सेलिंग डायरेक्टली कर सकते हो। क्लोज एंडेड स्कीम मतलब जब एनएफ आता है तभी आप खरीद सकते हो और अदर टाइम पे आपका वाला स्टॉक एक्सचेंज पे वहां पे ट्रांजेक्शन होगा। और इंटरवल स्कीम्स होते हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए विंडोज ओपन होती है जहां पे जाके आप डायरेक्टली एएमसी से बाय कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब एक्सचेंज पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये चीजें हमने थर्ड में पूरी डिटेल में कवर की थी। ओके, तो अप्लाइंग फॉर यूनिट जब आप करते हो तो वहां पे आपको दिया होता है एसआई में कि हु कैन इन्वेस्ट, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, केवाईसी मैंडेटरी क्या है, कट ऑफ टाइमिंग एंड एप्लीकेशन क्या है, एनआरआई अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब हमें एसआईडी में मिल जाता है। और एसआईडी जो होता है हमारा वहां पे आपको मिलता है यूनिट्स ऑफर डिटेल्स होती है, व्हेन यू कैन इन्वेस्ट होता है, प्लान्स ऑप्शंस अवेलेबल, अलग अलग कौन से प्लान्स आपको अवेलेबल है वो सब वहां पे दिया होता है, और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगी। ओके, की इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एसआईडी, तो इन एसआईडी में कौन सी ऐसी की इंफॉर्मेशन डिटेल्स होती है जो अवेलेबल होती है वो हम देख लेते हैं। ओके, वो ट्रांजैक्शन परचेस एंड रीपर्चेस प्राइस, मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको परचेस प्राइस क्या है, रीपर्चेस प्राइस क्या है, ये सब वहां पे दिया होता है, एनएवी क्या होता है वो सब बाकी दिया होता है। उसके बाद लोड स्ट्रक्चर दिया होता है, मतलब अगर आप अगर मैच्योरिटी वाला फंड है मान लो, वहां पे अगर आप जल्दी एग्जिट करना चाहते हो तो वहां पे एग्जिट लोड आपको लगता है, वो लोड कितना होगा, आपकी फीस क्या होती है, वो सब दिया होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिमिट्स दी होती है, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, ये सब दिया होता है।
प्लान्स और ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द स्कीम, मतलब अलग अलग कौन से प्लान्स आपका ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि SIP हो गया, SWP हो गया, क्या ये ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं, ये सब वहाँ पे दिया होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन दिया होता है, मतलब डायरेक्टली विथ म्यूचुअल फंड फिजिकली आप वहाँ से खरीद सकते हो, डायरेक्टली विथ म्यूचुअल फंड मतलब ऑनलाइन डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से आप खरीद सकते हो। उसके बाद थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो तो आप किसी और को बेचने वाले हो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से, मतलब डीमैट अकाउंट से कोई भी डायरेक्ट खरीद सकता है, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता है, और अदर जो भी होते हैं ये सब मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से वहाँ पे अवेलेबल है वो सब SID में हमें वहाँ पे दिया होता है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं SID के लिए। तो लिक्विडिटी होता है सबसे पहले, लिक्विडिटी और रिडम्पशन, समरी ऑफ अ लिक्विडिटी ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, मतलब कट ऑफ प्राइस क्या है, रिडम्पशन प्राइस क्या है एज पर NAV वो क्या होगी, वो सब दिया होता है। मोड ऑफ पेमेंट हमने जैसे देखा ऑनलाइन ऑफलाइन, वो कौन से एक्सेप्टेड है वो सब वहाँ पे इंक्लूड किया होता है। उसके बाद फी का स्ट्रक्चर होता है, फी कितने हैं, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन चार्ज क्या लगेगा, ये सब मतलब एक्सपेंस रेशो क्या है, मैनेजमेंट फी क्या है, लोड्स कौन से एग्जिट लोड है या नहीं है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कौन से है, उसके लिमिट्स क्या है, मतलब 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो कितना आपको एग्जिट लोड लगेगा, उसके पहले करोगे तो कितना एग्जिट लोड लगेगा, वो सब वहाँ पे इंक्लूड होता है। ओके, स्पेशल प्रोडक्ट फैसिलिटी होती है, जैसे कि SIP हो गया, SWP हो गया, स्विच ऑप्शन हो गया, ट्रिगर हो गया, ये सब जो फैसिलिटी है इसका भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर कितनी, मतलब मिनिमम SIP अमाउंट क्या है, मिनिमम SWP अमाउंट क्या है, ये सब वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ होता है। ओके, उसके बाद होता है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अकाउंट स्टेटमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स होते हैं कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इक्विटी में कितना पैसा डाल रहे हैं, डेट में कितना पैसा डाल रहे हैं, कमोडिटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, ये सब होता है। स्कीम का परफॉर्मेंस क्या है आज तक का, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न देखा है ना, मैंडेटरी होता है, तो वो सब परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया जाता है। और परफॉर्मेंस बेंचमार्क जो भी लिया गया है वो वहाँ पे दिया जाता है। तो वो भी हमने देखा था कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उसे निफ्टी 50 का बेंचमार्क लेना होगा, अगर डेप्थ ओरिएंटेड फंड है लॉन्ग टर्म का तो उसे 10 ईयर की जो हमारी बॉन्ड का रेट चल रहा है G-Sec का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उसका हमें बेंचमार्क लेना होगा। ये सब वहां पे दिया हुआ होता है कि हम किसे बेंचमार्क ले रहे हैं। ओके, हम इक्विटी को बेंचमार्क ले रहे हैं या सेंसेक्स को ले रहे हैं तो निफ्टी को ले रहे हैं, ये वो होता है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म फंड है तो हम 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बेंचमार्क ले रहे हैं, उसका रिटर्न क्या है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ये वहां पे दिया होता है। उसके बाद कैलकुलेट, NAV कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब वहां पे दिया जाता है। ओके, उसके बाद टैक्स इंप्लीकेशन अगर कोई भी होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स अगर आपको होगा तो कब कौन सा टैक्स लगेगा ये वहाँ पे दिया होता है। डिविडेंड टैक्स होता है, वो कैसे होते हैं, डिविडेंड अगर आपको देते हैं तो वहाँ पे टैक्स इंप्लीकेशन कौन से हो गए, TDS प्रोविजन और अदर टैक्स नोट्स वहाँ पे दी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये इन्वेस्टमेंट किस लिए, क्योंकि फंड होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होता है, सिक्योरिटी रिलेटेड फंड होते हैं, डेप्थ फंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न नहीं देते लेकिन स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। ओके, उसके बाद एसेट एलोकेशन पैटर्न की कहाँ पे हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेप्थ में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, जैसे हमने रिस्कोमीटर देखा वैसे रिस्क प्रोफाइलिंग होती है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करे, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है, वो होता है बेंचमार्क। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम क्या यूज कर रहे हैं वो भी वहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है। और व्हाई दिस मैटर, क्यों ये, रीड द SID केयरफुली, अंडरस्टैंड द फीचर एंड रिस्क, क्योंकि उस फंड में रिस्क कौन सी है ये अंडरस्टैंड करो और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट पूरा मैकेनिज्म रहे और इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपरली ले सके और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। यही सेबी का इसके पीछे का पूरा मतलब गोल है। ओके, तो हमारा उसके बाद जो होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो होता है ये स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ये स्कीम रिलेटेड AMC का डॉक्यूमेंट होता है। ये स्कीम रिलेटेड नहीं होता है, ये AMC का डॉक्यूमेंट होता है, मतलब पूरी की पूरी कंपनी क्या कर रही है उसका ये डॉक्यूमेंट हम कहते हैं। तो इसमें फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स आते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कीम हमारे पास कौन से अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्म्स ऑफ इश्यूज क्या है, मतलब इशू अगर हम कोई भी स्कीम करें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये सब वहाँ पे इंक्लूड होता है। उसके बाद जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, मतलब क्या SCI यूज कंप्लीट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर्स AMC ट्रस्टी कंपनी सर्विसेज, वो बाकी सब होता है, कस्टडी कौन है हमारे, ट्रस्टीज कौन है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्पॉन्सर कौन है, वो सब वहाँ पे दिया जाता है। तो अप्लाई कैसे करना है, SCI प्रोवाइड्स गाइडेंस हाउ टू अप्लाई, मतलब अगर आपको किसी भी
स्कीम को अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई करना है ये आपको ये CI जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमें बताता है। ओके, तो राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, कुछ शेयर होल्डर के राइट होते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि 75% शेयर होल्डर अगर एग्री नहीं करते तो वो स्कीम कैंसिल हो सकती है। तो ये क्या हो गया, राइट हो गया शेयर होल्डर का। ओके, डिविडेंड अगर कोई स्कीम दे रहे तो ये राइट हो गया शेयर होल्डर का। तो ये सब CI डॉक्यूमेंट में हमारे कवर होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स जो होते हैं वो भी वहां पे होते हैं, रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशंस ऑन हाउ डिफरेंट सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो वैल्यूड, मतलब हम जो डेब्ट सिक्योरिटी है उसे कैसे वैल्यू कर रहे हैं, इक्विटी सिक्योरिटी को कौन से वैल्यूएशन पैरामीटर के बेस पे हम ले रहे हैं, वो भी सब वहां पे इंक्लूड होता है। ओके, उसके बाद टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन होती है और इन्वेस्टर ग्रेवियंस होता है। अगर कोई भी मतलब रजिस्टर्ड और उसके रिलेटेड आप कोई भी अगर ग्रेवियंस अगर इन्वेस्टर का हो तो वो भी उसमें क्लियरली कवर होता है। उसके बाद आता है हमारा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो इसका मतलब कि SID ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और इट्स नॉट पॉसिबल, जब भी कोई फिजिकली लेने को आए तब उसे SID देना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए बनाया जाता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मतलब इसमें की इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबकी सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। और जो KIM जो हमारा होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये हर 6 मंथ्स में अपडेट किया जाता है। ओके, ये बात ध्यान में रखो, हर 6 मंथ्स में ये डॉक्यूमेंट अपडेट किया जाता है ताकि जो भी मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास अपडेटेड रहे और उसके हिसाब से इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ओके, तो while SID and SAI contains complete details, key information memorandum is a short simple summary of a important information। मतलब important information जो है उसकी short and simple summary हमें key information memorandum में मिल जाती है। तो इसका पर्पस क्या है, to ensure investor get access to a sufficient information easily even in a physical form। अगर आप चाहते हो तो आपको फिजिकल फॉर्म में की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दिया जाता है और वो आपकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेके उस पर आप सब जो भी की रिलेटेड जो भी मतलब की इंफॉर्मेशन जो है वो सब आप स्टडी कर सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो होता है, एज पर द सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी एक्नॉलेज्ड बाय KIM। मतलब KIM हर एक को दिया जाए और उनसे तभी उनका फॉर्म लेके उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की जाए ताकि इन्वेस्टर के पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ओके, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, SID क्या होता है हमारा स्कीम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है। मतलब अगर कोई भी स्कीम है, मान लो ये HDFC की कोई स्कीम है, HDFC का हम कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड, तो अब फ्लेक्सी कैप फंड जो है, फ्लेक्सी कैप फंड की पूरी इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन फंड मैनेजर है, एक्सपेंस रेशो क्या है, वो सब आएगा। SCI क्या होता है हमारा स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट AMC एंड म्यूचुअल फंड। मतलब पूरी की पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड जो पूरी मतलब AMC, अब यहाँ पे फंड का नहीं होगा, यहाँ पे HDFC की इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमारे इतने स्कीम्स अवेलेबल है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, ये है वो है, हमारे ट्रस्टीज ये है, हमारे स्पॉन्सर्स ये है, ये सब हमें SCI में दिखाई देगा। और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो होता है इसमें स्नैपशॉट समरी ऑफ इन दोनों का एक स्नैपशॉट दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर इजीली कम पेज में वो समझ के आप वो डिसीजन ले सको। ओके, तीनों में का आपको डिफरेंस भी आप समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद की आइटम्स कंटेंस इन KIM में क्या होते हैं, तो फंड्स एंड की पार्टीज कौन कौन है वो होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर वो इशू की जो डेट होती है हमारी वो देखिए हमने, अगर NFO आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पे मेंशन होती है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, रिटायरमेंट के लिए सही है, इक्विटी ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, सेफ्टी फंड है, कौन सा है वो वहां पे दिया होता है। एसेट अलोकेशन पैटर्न, हम कहाँ पे आपका एसेट अलोकेशन कर रहे हैं वो वहां पे दिया होता है। रिस्क प्रोफाइल वहां पे रिस्कोमीटर दिया होता है कि इस फंड में कितनी रिस्क है वो दिया होता है। प्लान्स एंड ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट प्लान्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ स्कीम, मतलब SIP अवेलेबल है, SWP अवेलेबल है, यानी वो सब वहां पे दिया गया होता है। बेंचमार्क इंडेक्स, हम किसे बेंचमार्क ले रहे हैं, निफ्टी को ले रहे हैं, सेंसेक्स को ले रहे हैं, GSEC को ले रहे हैं, वो वहां पे दिया होता है। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी अगर है तो वो कैसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या रीइन्वेस्ट करेंगे वो भी वहां पे दिया गया होता है। परफॉर्मेंस, ये देखो 1 साल का, 3 साल का और 5 साल तक का इंस्पेक्शन से जो भी परफॉर्मेंस होता है वो वहां पे दिया गया होता है ताकि इन्वेस्टर जज कर सके, उस फंड को कंपेयर कर सके दूसरे फंड के साथ। ओके, और एक्सपेंसेस अगर कोई भी है, एक्सपेंसेस के एक्सपेंस रेशो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, वो भी सब वहां पे इंक्लूड किया जाता है और इन्वेस्टमेंट ग्रीवियंस वहां पे दिया जाता है ताकि अगर इन्वेस्टर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली AMC के साथ या म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स, तो इसके सिवाय अब हमने क्या देखा, SID और SIM ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं।
एसएआई हमारा कौन सा है, जिसमें हमारे पूरी एएमसी की इंफॉर्मेशन रहेगी। एसआईडी जो है उसमें पूरी की पूरी हमारी फंड की इंफॉर्मेशन रहेगी, फंड की सब जो एक्सपेंस रेशियो कहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहे हो और बाकी सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन रहेगी। ये डिटेल दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद केआईएम हमारा होता है। केआईएम का पर्पज क्या है कि की जो रेशियोज या की पैरामीटर जो है वो हमें दिखाए। केआईएम हम हर 6 मंथ्स में अपडेट करना मैंडेटरी है, ये अब तक हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स कौन से होते हैं एएमसी के लिए। ओके, तो स्कीम्स डॉक्यूमेंट्स हेल्प टू इन्वेस्ट, दिस डिस्क्लोजर्स हेल्प यू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट, तो आप ट्रैक कर सको और मतलब एक नॉर्मल यही है कि ट्रांसपेरेंट सब रहे और आप प्रॉपरली आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सको एज अ इन्वेस्टर। ओके, तो उसके बाद हमारा होता है डिस्क्लोजर्स ऑफ अ डेली एनएवी। तो डेली एनएवी का जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि डेली एनएवी कैलकुलेट किया जाता है, मार्क टू मार्केट जिसे हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से डेली डिस्क्लोजर देना इंपॉर्टेंट, मतलब ये लगेगा ही लगेगा एएमसी को। ओके, सेकंड हमारा होता है डिस्क्लोजर ऑफ अ टोटल एक्सपेंस रेशियो, टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो भी डिस्क्लोज करना होता है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो भी आपको मेल के जरिए, कॉल करके या एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको अपडेट करना होता है, या वेबसाइट पे वो जो भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट करना इज अ नेसेसिटी फॉर एनी एएमसी। ओके, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है वो आप वहाँ पे देख सकते हो, ये एज पर द इन्वेस्टर आपको बताना होगा, मतलब आपको वहाँ पे ट्रैक करते आना चाहिए, ये भी से भी बताती है। ओके, व्हाट डू इन्वेस्टर्स नीड रेगुलरली, तो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके, और वेयर द स्कीम हैज इन्वेस्टेड, तो अगर कोई भी चेंज होता है तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या नहीं, ये भी सब डिस्क्लोजर्स देना इंपॉर्टेंट होता है एएमसी के लिए। ओके, डिस्क्लोजर्स यू मस्ट नो, मतलब डेली एनएवी का और टोटल एक्सपेंस रेशियो का जो है ये आपको पता होने चाहिए, और ये दोनों हमें मतलब रेगुलरली अपडेट करने होते हैं। यानी भी तो मतलब डेली अपडेट करना होता है जो भी हमारी एएमसी कंपनी होती है उसको। ओके, तो अदर्स मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, और अदर कौन से होते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिस्कोमीटर, कि इस फंड में रिस्क कितनी है। अगर इक्विटी फंड है, ये देखो अब ये कौन सा फंड होगा, ये रिस्कोमीटर देखिए, ये इक्विटी फंड होगा, क्योंकि इक्विटी फंड या हाइब्रिड भी नहीं होगा, ये इक्विटी होगा, लेकिन लार्ज कैप हो सकता है या मिड कैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेटली रिस्क है। अगर स्मॉल कैप हुआ तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्यों, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। अगर डेप्थ फंड है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, डेप्थ फंड रिस्क कम होती है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला है तो यहाँ पे आएगा, कॉर्पोरेट वाला है तो भी यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होती है। अगर हाइब्रिड फंड है तो यहाँ पे आएगा। ये जो रिस्कोमीटर है ये इंपॉर्टेंट आपको आपके एसआईडी में मिलेगा ही मिलेगा, केआईएम में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसका रिस्क प्रोफाइलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई सेबी बोलता है कि ये रिस्कोमीटर का डिस्क्लोजर आपको वहां पे होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए भाई, रिस्क वैल्यू ऑफ अ कमोडिटीज फॉर अ स्कीम इन्वेस्टेड इन द कमोडिटीज। अगर कोई भी स्कीम कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रही है तो उसका भी रिस्क वैल्यू क्या है वो वहां पे डिस्क्लोज होना चाहिए। तो अगर एनुअल वोलेटिलिटी उस कमोडिटी की अगर 10% से कम है, इसका मतलब 3 मॉडरेट रिस्क रहेगी। अगर 10 से 15% वोलेटिलिटी है तो 4 मतलब मॉडरेटली हाई रिस्क। अगर 20% से ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो वेरी हाई रिस्क रहती है। तो वोलेटिलिटी मतलब क्या, जब भी कभी आप किसी भी स्टॉक में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो उनके प्राइस ऐसे स्टेबल नहीं रहते, वो नीचे ऊपर ऐसे रहते हैं। तो ये जो वोलेटिलिटी मतलब ये जो एक एवरेज रहता है उससे कितना डेविएट कर रहा है आपके प्राइजेस, मतलब मान लो 100 रुपए का अगर एवरेज है और 50 रुपीज़ अगर मतलब प्राइस यहाँ तक जा रहा है, 150 तक जा रहा है, उसके बाद -50 तक जा रहा है, तो ये कितनी हो गई, ये 50% वोलेटिलिटी हो गई। ओके, तो ये वोलेटिलिटी कितनी है उसके हिसाब से क्या रिस्क होगी इन्वेस्टर की वो डिस्क्लोज करना एएमसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, रिस्क बैंड्स जो रहते हैं हमारे शेड्यूल सिक्योरिटाइज्ड इन एसआईएफ जो रहते हैं, लेवल 1 लो रिस्क रहता है और लेवल 5 मतलब हाई रिस्क। तो यहाँ पे क्या, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हाइब्रिड आ गए और यहाँ पे डेप्थ फंड आ गई। ये सब आपको समझ में अभी तक आ ही गया होगा कि रिस्कोमीटर एक नॉर्मली जिसमें आपको वो डिस्क्लोजर देना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और उसके बाद पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर देना भी आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड कहाँ पे, अगर मान लो बॉन्ड खरीदते तो उसकी मैच्योरिटी क्या है, मंथली है, हाफ ईयरली, आपको ये सब अपडेट करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद टाइमलाइन क्या है, विद इन 10 डेज फ्रॉम अ डिस्क्लोजर हो, तो ये चीज ध्यान में रखो कि विद इन 10 डेज ऑफ अ क्लोज ऑफ अ एंड ऑफ द मंथ, हाफ ईयर फॉर, मतलब अगर कोई भी स्कीम जो होता है अगर ईयर एंड हुआ विद इन 1 मंथ आपको ये सब डिस्क्लोजर्स
आपको देना नेसेसिटी है किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। ओके, वेयर, तो यह कहाँ पे आपको मिलेगी, एएमसी की वेबसाइट या एमपी की वेबसाइट पे ये दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, और ईमेल टू यूनिट होल्डर, अगर आप पहले के यूनिट होल्डर हो तो आपको ये डायरेक्टली ईमेल आ जाता है, मतलब अब ऑनलाइन हो चुका है सब, तो आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू ये बताया जाता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें जो होती है वो सब आपको बताए जाते हैं। अब हम आते हैं, ये जो थे हमारे अब तक के सब, वो तब सब थे हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। नॉन मैंडेटरी जो रहता है हमारा, नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर में आता है हमारा फैक्ट शीट। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एमपी बोलता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए फैक्ट शीट आपको देना होगा, ठीक है, बट मैंडेटरी नहीं, सेबी की कोई भी नेसेसिटी इसको नहीं है। तो नॉन मैंडेटरी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखो कि फैक्ट शीट मैंडेटरी नहीं होता। ओके, लेकिन सेबी की गुड प्रैक्टिसेस के लिए एएमसी ये भी डिस्क्लोजर देती है। तो ओके, तो फंड शीट इज अ पॉपुलर नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट शेयर्ड मंथली बाय अ म्यूचुअल फंड। इट हैज हेल्प इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एनालिस्ट तो मीडिया एंड अदर्स टू ट्रैक द कंपेयर स्कीम इजीली। मतलब फैक्ट शीट जो होती है इसमें आप इजीली सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, इंस्पेक्शन डेट क्या है, वो बाकी सब चीजें उसमें, आज इन एनएवी क्या चल रही है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन कहाँ पे है, ये सब मंथली फैक्ट शीट आपको मिलती है। आप अगर एएमसी के वेबसाइट पे गए तो मंथ की, हर एक मंथ की फैक्ट शीट आपको मिलती है, वहां पे अवेलेबल होती है। तो अगर आपको फैक्ट शीट की भी अगर फ्रीक्वेंसी वहां पे पूछी जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए फैक्ट शीट इज अ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, बट जो म्यूचुअल फंड होता है वो हमें मंथली फैक्ट शीट उसकी रिलीज करता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा एसेट एलोकेशन क्या है, हमारे टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, अगर होल्डिंग्स बदल रही है तो वो कहाँ पे वो, उसके बाद एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, अगर मान लो लास्ट मंथ तक 1000 करोड़ रुपीस था, इस मंथ अगर 100 करोड़ का और एसेट आ गया तो अब 11 से हो गया, 1100 1000 करोड़ हो गया, ये सब एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी तक कितने अगर निकल रहे तो वो कितने, ये सब फैक्ट शीट में दिया जाता है। और ये हर मंथ में आपको वहां पे एएमसी की वेबसाइट पे या आपको एमपी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके, तो ये किसके लिए होती है, इन्वेस्टर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, एनालिसिस के लिए, मीडिया के लिए और रेटिंग एजेंसीज के लिए ये होता है। ओके, तो की पॉइंट जो होते हैं, नॉट अ रेगुलेटरी, ओके ये देखो, नॉट अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बट मार्केट प्रैक्टिस, बेस्ट मार्केट प्रैक्टिस ये कहा जाता है। ओके, ऑल सेबी डिस्क्लोजर नॉर्म्स एप्लीकेबल, जो सेबी के नॉर्म्स है उसी हिसाब से करना होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, पार्ट एमपी बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइन, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन एमपी से कहता है, तो हर एक म्यूचुअल फंड ये करता ही है। ओके, उसके बाद जो है ये देखो, अब फैक्ट शीट में क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो बेसिक स्कीम इंफॉर्मेशन होती है कि इंस्पेक्शन डेट क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे क्या है, आज का एनएवी क्या चल रहा है, एनएवी तो डेली चेंज होता है, तो इस मंथ का क्लोजिंग एनएवी क्या है वो होता है, बेंचमार्क हम किसे ले रहे हैं वो होता है, फंड का स्टाइल कौन सा है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो वहाँ पे होता है, पोर्टफोलियो का अलोकेशन क्या है वो होता है, और परफॉर्मेंस स्नैपशॉट होता है कि अब तक 1 मंथली हमारा रिटर्न क्या है, 6 मंथली क्या है, 5 ईयर्स का रिटर्न क्या है हमारा, ये सब वहाँ पे डिस्क्लोजर होता है। उसके बाद होता है पोर्टफोलियो के फीचर्स क्या है, इक्विटी स्कीम है, डेब्ट स्कीम है, कितना फंड हमारा कहाँ पे है, उसके बाद पी रेशो होता है, बीटा होता है कि मार्केट अगर 1% अगर मूव करे तो हम कितने मूव करें, इसको बीटा कहा जाता है, वो सब वहाँ पे होता है। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि जो एवरेज होता है, मान लो 100 रुपए का एवरेज है जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे कितना डेविएट कर रहा है हमारा रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पे बताया जाता है। शार्प रेशो होता है जो एक की रिस्क की रिस्क परफॉर्मेंस पैरामीटर जिसे कहा जाता है। ओके, उसके बाद एवरेज मैच्योरिटी क्या है, अगर डेट फंड हुआ तो वहाँ पे एवरेज मैच्योरिटी क्या है, हमारी जो सब स्कीम मैच्योर होने वाली उसकी एवरेज मैच्योरिटी क्या है, वो सब वहाँ पे दिया गया होता है। मकॉले ड्यूरेशन क्या होता है वो सब वहाँ पे दिया गया होता है, और रिस्क का एक्सपोजर क्या है ये सब वहां पे दिया गया होता है रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, कि ट्रिपल ए रहा तो रिस्क कम रहेगी, डबल ए रहा तो रिस्क थोड़ी ज्यादा रहेगी, और बिलो ए रहा तो वो रिस्क वहां पे बढ़ जाती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में जब मैंने डेब्ट सिक्योरिटीज आपको डिटेल में बताया था वहां पे हमने ये सब डिस्क्लोज किया था, मतलब बताया था डिटेल में। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स रहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा, उसके बाद प्लान कौन से अवेलेबल है वो सब होता है कि ग्रोथ प्लान है, और बाकी सब लोड का स्ट्रक्चर क्या है ये वहाँ पे होता है, एक्सपेंस रेशो अगर कुछ चेंज भी होता है तो ये सब वहाँ पे डिस्क्लोजर दिया जाता है। लेकिन अगर एक बात ध्यान में रखो कि अगर कभी भी आपका एक्सपेंस रेशो चेंज होता है, अगर आपके फंडामेंटल्स अगर कुछ चेंज हो रहे हैं आपके फंड के,
तो फंडामेंटल्स मतलब क्या कि हमारी स्कीम जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो 80% जो उनका आपका पैसा है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में रहना चाहिए, ये सेबी का नॉर्म से। लेकिन अगर वो फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, अगर डाइवर्सिफिकेशन चेंज हो रहा है, तो इसका डिस्क्लोजर आपको देना इंपॉर्टेंट है किसी भी एएमसी के लिए। बिकॉज एज ए इन्वेस्टर आप जब इन्वेस्ट कर रहे थे तब आपने आपकी तब की फैक्ट शीट पढ़ के, तब के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के वो डिसीजन लिया था। तो आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो जिससे आपको हार्म हो सके या आपके एज ए इन्वेस्टर कोई भी ऑब्जेक्टिव के साथ मिसमैच हो सके, इसके लिए इसका डिस्क्लोजर देना इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए 30 डेज की जो विंडो होती है जिसमें आपको एक्सपेंस रेशो नहीं लगता और आप विड्रॉ कर सकते हो उस दिन की एनएवी पे, वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। ओके, तो ये चैप्टर मतलब यहाँ तक फंड, हाँ यस, तो फैक्ट शीट जो है हमारी वो आपने देखी, तो ये भी नॉन मैंडेटरी है बट ये भी फंड देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इसके जो सैंपल क्वेश्चन है वो सैंपल क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। ओके, तो सैंपल क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज लीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, विच डॉक्यूमेंट डज दिस लाइन रेफर्स टू। मतलब जब भी कभी वो एसआईपी सही है उसके बाद आता है देखो कि रीड द ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो कौन से दो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, एसआईडी और एसएआई, ये दो डॉक्यूमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और वो कहा जाता है कि वो रीड डॉक्यूमेंट आप एज ए इन्वेस्टर करो। तो यहाँ पे देखो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट कुछ मतलब नहीं। ओके, ट्रस्ट डीड के की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं, ट्रस्ट डीड का कुछ मतलब यही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ एडिशन इंफॉर्मेशन एंड फंड फैक्ट शीट नहीं, ये भी नहीं, फैक्ट शीट तो मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये भी हमने देख लिया। ओके, तो उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट है फिर वो। ओके, तो ये देखो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI एंड SID। ओके, ये मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID एंड SAD। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय एसोसिएशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। एमपी के जो डिस्क्रिप्शन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंडर बनाए जाते हैं, ऐसा है बता रहा है। नहीं, एमपी का नहीं, सेबी के अंडर बनाए जाते हैं। ओके, तो दोज टू डॉक्यूमेंट्स आर prepared in the format prescribed by Association of Mutual Fund in India as a part of a MFI's बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्कुलर। नहीं, ये किसका आंसर हुआ, ये आंसर हुआ हमारा फैक्ट शीट का। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसके लिए बनाया जाता है कौन सा, एमपी के गाइडलाइंस के हिसाब से फैक्ट शीट। ओके, लेकिन एसआईडी और एसीआई क्या, दिस टू डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से और उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से ये दो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। ओके, द एनएवी ऑफ अ शेड्यूल इज डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट ऑफ, कहाँ पे दिखती है हमें एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो डेली मार्क टू मार्केट किया जाता है वो एएमसी के वेबसाइट पे हमें दिखाई देती है। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा मतलब नेसेसिटी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था फंड शीट जो है, फैक्ट शीट, वो मैंडेटरी नहीं होती बट बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए वो वहां पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI लगता ही है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID लगता ही है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लगता ही है। ये तीनों जो है ये मैंडेटरी है, और फंड फैक्ट शीट जो थी हमारी वो मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन एमपी के गुड प्रैक्टिसेस के इसमें वो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, जहाँ पे हम 6 चैप्टर हमारा डिस्कस करेंगे। और ये पूरा का पूरा कोर्स होने के बाद, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो पूरा कोर्स होने के बाद में 100-200 क्वेश्चन का आपके लिए पूरा मतलब क्वेश्चन बैंक लेके आने वाला हूं। तो अब अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ताकि आप एग्जाम में 80-90 प्लस स्कोर कर सके। यही हमारा अभी तक का टारगेट है। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।